तो बच्चा लोग हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई में थे और वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम लोगों ने कुछ प्रोविजंस और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देख लिए थे। अब हमें क्वेश्चन 10, 11, 12 के बारे में डिस्कशन करना है एंड देन वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये पर्टिकुलर चैप्टर एज फार एज ट्रांजैक्शन वैल्यू इज कंसर्न विल बी कंप्लीटेड। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन? A philanthropic association makes a substantial donation each year to a reputed private management institution to subsidize the education of low-income group students who have gained admission there. तो एक philanthropic association है जो एक reputed private management institution को substantial donations करती है so that low-income group students का जो education है वो सब्सिडाइज हो जाए और वो वहां पर एडमिशन ले पाए। द फीस फॉर these individuals is reduced thereby coming to rupees 3 lakhs a year compared to rupees 5 lakhs a year for other students। मतलब अगर डोनेशन नहीं मिलता तो हमारी फीस होती रुपीज 5 लाख अ ईयर। बिकॉज वी आर रिसीविंग और वी आर गेटिंग डोनेशन, फीस इज रिड्यूस्ड टू रुपीज 3 लाख अ ईयर। पूछा है व्हाट वुड बी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस ऑफ कोचिंग एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट। यानी ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ये कोचिंग सर्विसेज या इंस्ट्रक्शंस जो प्रोवाइड कर रहा है इसकी फीस कितनी रहेगी। अब यहाँ पे डोनेशन मिल रहा है, सो वी कैन से इट इज अ काइंड ऑफ डोनेशन और अ सब्सिडी विच इज गिवन बाय अ फिलंथ्रोपिक एसोसिएशन, मतलब नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट, right? So this particular donation should be included or it should form part of our value of supply। तो ये डोनेशन हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट फॉर्म करना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हम क्या कहेंगे? What we will say? So we will say since donation is given by, डोनेशन किसने दिया है? फिलंथ्रोपिक एसोसिएशन। ये देखिए it should be included in value of supply। ठीक है, thus value of supply will be रुपीज 5 लाख। तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना रहेगा? रुपीज 5 लाख, 5 लाख रहेगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। वही अगर ये डोनेशन और सब्सिडी वॉट एवर वी कॉल इट, अगर ये डोनेशन या सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दी होती तो शायद हम इसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते थे। आगे क्वेश्चन 11 क्या कहता है? Mazda Banners and advertising firm gives an interest-free credit period of 30 days for payment by the customer. Its customer ABC paid for the supply 32 days after the supply of service। तो ये मेजदा बैनर नाम का एक जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है ये 30 दिन का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट देता है और एक कस्टमर उसने 32 डेज के बाद में हमें पेमेंट किया। और आगे कहा मेजदा बैनर्स वेव्ड द इंटरेस्ट पेबल फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ 2 डेज। यानी ये जो हमारा सप्लायर है मेजदा बैनर, इसने कहा कि भाई 2 दिन का इंटरेस्ट हमें नहीं चाहिए। मेजदा बैनर्स ने 2 डेज का इंटरेस्ट जितना भी आता था या जितना भी था उसने वो वेव्ड ऑफ कर दिया, उसने वो कलेक्ट नहीं किया।
The department wants to add interest for 2 days as per the contract. Should the notional interest be added to the taxable value? यानी क्वेश्चन में क्या हुआ है, मेजदा बैनर नाम का ये एक एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग फर्म है, ये एक इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट देता है 30 डेज के लिए अपने कस्टमर्स को कि भाई आप सर्विसेज लो मुझसे, 30 डेज तक के आपको पेमेंट करना है और कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। वन ऑफ द कस्टमर जो है उसका उसने 32 डेज के बाद में पेमेंट किया, तो और मेजदा बैनर ने कहा कि भाई 2 दिन का इंटरेस्ट मुझे नहीं चाहिए, मैं उसे वेव ऑफ कर रहा हूँ। अब जो जीएसटी डिपार्टमेंट है यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये जो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट जो 2 डेज का इंटरेस्ट है वो ऐड होना चाहिए। और क्वेश्चन ये है कि ये जो नोशनल इंटरेस्ट जो जीएसटी डिपार्टमेंट ऐड करने के लिए कह रहा है, क्या ये टैक्सेबल वैल्यू में ऐड होना चाहिए, यस और नो? सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। अब हमने क्या पढ़ा था कि एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट फॉर कंसिडरेशन और पेनल्टी और फीस एक्सेट्रा इट इज टू बी एडेड, यहां तक के तो हमने पढ़ा है। लेकिन क्या कहीं पर भी हमने नोशनल इंटरेस्ट ये वर्ड पढ़ा है? हैव यू स्टडीड एनीवेयर कि नोशनल इंटरेस्ट शुड बी एडेड? आंसर इज नो। हमने कहीं पर भी नोशनल इंटरेस्ट को ऐड करना चाहिए ऐसा कोई भी वर्ड नहीं पढ़ा, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं पढ़ा। तो नोशनल इंटरेस्ट ऐड करने का तो सवाल ही नहीं आएगा। नोशनल इंटरेस्ट मतलब इट इज समथिंग विच इज नॉट रिसीव्ड और विच इज इमेजिनेटरी और हाइपोथेटिकल। सो नोशनल इंटरेस्ट तो ऐड होना ही नहीं चाहिए। अगर सेकंड लॉजिक या सेकंड पर्सपेक्टिव भी देखिए इस क्वेश्चन का, तो सर ये जो डिले पेमेंट के लिए जो पेनल्टी है या इंटरेस्ट है, जो डिलेड पेमेंट के लिए आपको जो भी पेनल्टी मिल रही है या फिर जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब आता है? इसका टाइम ऑफ सप्लाई आता है व्हेन यू एक्चुअली रिसीव इट, यानी जब आपको ये एक्चुअल में रिसीव होगा या इसकी जब रिसिप्ट हो गई उस समय उसके टाइम ऑफ सप्लाई की हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो ये रिसीव ही नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको वेव्ड ऑफ कर दिया। सो व्हाट इज टू बी एडेड इज द actual receipt of the interest or penalty for delayed payment of consideration, not the something which you have agreed contractually, यानी जो आपने कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स के हिसाब से जो आपने अग्री किया था हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, राइट? सो व्हाट वी विल से इट इन और वी विल write it in the 2 or 3 forms. We will say interest or penalty for delayed payment of consideration is to be added in value of supply. ठीक है? However, in the given case, क्या है हमारे सप्लायर का नाम क्या है? मेजदा बैनर्स। waived क्या है ना इसने, waived the interest for delayed payment। तो मेजदा ने क्या किया है, ये इंटरेस्ट जो है वो डिलेड पेमेंट के लिए वेव्ड कर दिया है, राइट? सो thus no interest
for delayed payment received। तो डिलेड पेमेंट के लिए हमें कोई भी इंटरेस्ट मिला नहीं है, राइट। Thus notional interest should not be added in value of supply। तो ये जो नोशनल इंटरेस्ट है इसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करने की जरूरत नहीं है, ओके। और ये जो डिपार्टमेंट का जो कंटेंशन है वो करेक्ट नहीं है। thus department's view for adding notional interest is not correct। हमने कहीं पर भी ये नहीं पढ़ा कि नोशनल इंटरेस्ट शुड बी एडेड। व्हाट इज टू बी एडेड इज द एक्चुअल इंटरेस्ट, राइट। तो जो ऐड करना है वो एक्चुअल इंटरेस्ट है, नॉट द नोशनल इंटरेस्ट या हाइपोथेटिकल इंटरेस्ट या इमेजिनेटरी इंटरेस्ट। उसे कहीं पर भी ऐड करने के लिए हमने कुछ पढ़ा नहीं है। तो इसलिए इन दिस केस ये जो नोशनल इंटरेस्ट ऐड करने की डिपार्टमेंट बात कह रहा है वो इनकरेक्ट है, वो सही नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्रंच बेकरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड सेल्स बिस्किट्स एंड केक्स थ्रू इट्स डीलर्स to whom it charges the list price minus standard discount and pays GST accordingly। तो क्रंच बेकरी नाम का एक कंपनी है जो अपने डीलर्स को बिस्किट्स वगैरह बेचता है, उनको एक स्टैंडर्ड डिस्काउंट देता है और जो इनवॉइस प्राइस है उसमें से स्टैंडर्ड डिस्काउंट लेस करके आगे का बिलिंग करता है। When the goods remain unsold with the dealers, जब डीलर के साथ में गुड्स अनसोल्ड रहती है, it offers additional discount on the stock as an incentive to push the sales। So in case goods remains unsold, आपको additional discount दिया जाएगा so that you can incentivize your sales and जो भी ये loss या recovery हो जाए। Can this additional discount be reduced from the price at which the goods were sold and concomitant tax adjustment made? तो क्वेश्चन ये पूछता है क्या आप ये एडिशनल डिस्काउंट को रिड्यूस कर सकते हो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से और रिस्पेक्टिव वे में या उसका साइड बाय साइड आप एडजस्टमेंट कर सकते हो क्या? तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से एक बार रीड कीजिए। So you please, I request all of you to read this question carefully. In this question there are two discounts. In this question there are two discounts, वो आप रीड करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। तो क्या आपने आइडेंटिफाई किया कौन से दो डिस्काउंट्स है? वन इज द स्टैंडर्ड डिस्काउंट एंड अनदर वन इज द एडिशनल डिस्काउंट। एक है हमारे पास स्टैंडर्ड डिस्काउंट और एक है हमारे पास एडिशनल डिस्काउंट। सो एक स्टैंडर्ड डिस्काउंट है और एक एडिशनल डिस्काउंट है। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास में दो डिस्काउंट्स है, एक है स्टैंडर्ड डिस्काउंट और दूसरा है एडिशनल डिस्काउंट। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड डिस्काउंट है
ये तो दिया जा रहा है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, इट इज गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और ये जो है ये दिया जा रहा है आफ्टर सप्लाई। बराबर है। अब क्वेश्चन पूछा गया है क्या ये एडिशनल डिस्काउंट रिड्यूस हो सकता है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। स्टैंडर्ड डिस्काउंट के बारे में नहीं पूछा है, क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू रिगार्डिंग द एडिशनल डिस्काउंट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिस्काउंट को तो फिलहाल हम पिक्चर में से हटा देते हैं। अब बात करते हैं एडिशनल डिस्काउंट विच इज गिवन आफ्टर सप्लाई। अब कोई भी डिस्काउंट जब आफ्टर सप्लाई दिया जाता है तो उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में से रिड्यूस करने की 3 कंडीशंस है, ए बी एंड सी करके, इस तरीके से 3 कंडीशंस है। और अगर ये तीनों की तीनों कंडीशंस अगर आप सेटिस्फाई करते हो, देन ओनली एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट विच इज गिवन आफ्टर सप्लाई इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये जो आफ्टर सप्लाई वाला डिस्काउंट उसकी क्या क्या कंडीशंस है। पहला, it should be known at the time of supply or as per the agreement which was made at the time of supply. It is worked out or calculated invoice wise, जो इसके जो भी calculations किया है या जो भी working किया है वो invoice wise किया है। Proportionate input tax credit is reversed by the recipient, plus recipient जो रहेगा वो proportionate input tax credit भी क्या करना चाहिए, उसने reverse करना चाहिए। राइट, तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, so let us write those provisions. So हम लिखते हैं एडिशनल डिस्काउंट एडिशनल डिस्काउंट is given after supply, सप्लाई होने के बाद दे रहे हो आप, राइट। सो एडिशनल डिस्काउंट इज गिवन आफ्टर सप्लाई, राइट। डिस्काउंट्स given or provided after supply are reduced from value of supply, रिड्यूस भी कह सकते हो आप, एक्सक्लूडेड भी कह सकते हो, are reduced from value of supply only if all of below conditions are satisfied। अगर सारी की सारी कंडीशंस जो अभी हम नीचे पढ़ेंगे अगर वो सेटिस्फाई हुई तो ही आफ्टर सप्लाई वाला जो डिस्काउंट है इट विल बी रिड्यूस्ड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। नंबर ए, इट शुड बी known और एज पर, या फिर हम इसको डिटेल में लिख देते हैं, इट शुड बी नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और वी कैन से एज पर agreement at the time of supply। एक, ठीक है। दूसरा, सेकंड, कैलकुलेटेड इनवॉइस वाइज और लिंक्ड टू
इनवॉइस, इनवॉइसेस, जितने भी इनवॉइसेस उनसे लिंक किया है, एंड proportionate इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी इज रिवर्स्ड। तो इसका प्रोपोर्शनेट जो भी आईटीसी होगा या इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो रिवर्स किया होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन आप सेटिस्फाई करोगे तो फिर जो आफ्टर सप्लाई या पोस्ट सप्लाई जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उसे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस करने की या रिड्यूस करने के बारे में कुछ सोचेंगे या रिड्यूस हम कर सकते हैं। अब यहां पे क्या हुआ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हुआ, when the goods remain unsold with the dealers तो additional discount ऑफर किया जाता है, right? So when the goods are remain unsold with the dealers then only additional discount is offered. So in this case, additional discount is given or provided if goods remains unsold with dealers. Thus, one can conclude that the additional discount was not known at the time of supply. राइट, इसलिए हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि ये जो एडिशनल डिस्काउंट है इट वाज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जब सप्लाई किया था तब मुझे पता नहीं था ना कि क्या सारे प्रोडक्ट सेल हो गए, सारे गुड सेल हो गए या आधे ही सेल हो गए या कुछ सेल नहीं हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो व्हेन आई मेड द सप्लाई आई वाज अनअवेयर दैट कि मुझे एडिशनल डिस्काउंट देने की जरूरत पड़ सकती है। सो आई कैन कंक्लूड दैट एडिशनल डिस्काउंट वाज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें पता नहीं था, इसलिए हम कहेंगे thus additional discount cannot be or will not be, whatever you call it, reduced or excluded from value of supply. हो गया। तो यहां पर आपको रीजंस के साथ प्रोविजंस के साथ आंसर देना है, और अगर हम सारा कंटेंट अकॉर्डिंगली लिखते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स हमें मिलने चाहिए, 4 में से 4 मार्क्स हमें मिलने चाहिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हो गया, एंड वी कैन से दैट ट्रांजैक्शन वैल्यू इन द चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज डन विथ इट। अब आप लोगों में से कुछ लोगों को सवाल जरूर होगा ही कि सर क्या होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हुई या इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। हमने क्या कहा, वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 इट विल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू,
और ट्रांजैक्शन वैल्यू में वैल्यू ऑफ सप्लाई लेने के लिए कंडीशंस क्या है, दैट ट्रांजैक्शन बिटवीन इट शुड बी बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज और पर्सन्स एंड प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन, राइट। तो हमने इनिशियली और एट द बिगिनिंग क्या कहा, व्हाट वी सेड एट द इनिशियल लेवल और एट द बिगिनिंग, एक बार हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। और जिन लोगों के भी दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये दोनों कंडीशंस या दोनों में की कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमने पहले क्या कहा कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट वी सेड दैट हमने सबसे पहले कहा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 will be transaction value will be transaction value हमने पहले ये कहा कि अंडर सेक्शन 15 में वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू इफ दो कंडीशंस है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। एक कंडीशन है दैट दिस ट्रांजैक्शन इज बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज, यानी कि सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड, that this transaction is between unrelated persons। ये कंडीशन पुट अप किया हमने। एंड along with this हमने दूसरी कंडीशन पुट अप किया, वो ये है प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। बराबर है, मतलब अगर ये कंडीशन 1 प्लस 2 अगर ये दोनों सेटिस्फाई होती है तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन या दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं रहेगा। मान लेते हैं ये ट्रांजैक्शन इज बिटवीन रिलेटेड पार्टीज, दैट मीन्स इट इज नॉट बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज बट प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, ये सिचुएशन भी हो सकती है। या फिर ट्रांजैक्शन इज बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज बट प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, ये भी सिचुएशन हो सकती है। या फिर हो सकता है कि दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुए, मतलब ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज में भी है प्लस प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। अगर आप लोग, अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन, अगर ये जो रेड कलर में जो हमने चीजें लिखी है अगर इस पार्ट में आया है, अगर इस पार्ट में आता है तो हम क्या कहेंगे, व्हाट वी विल से, इफ, so we will say if above conditions are not satisfied, अगर ये जो ऊपर हमने जो कंडीशंस पढ़ी है अगर हमने ये सेटिस्फाई नहीं किया then we will say then value of supply will be calculated as per, अगर ऊपर की दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ या फिर दोनों की दोनों कंडीशंस भी सेटिस्फाई नहीं हुई
तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी कैलकुलेटेड एज पर द वैल्यूएशन रूल्स। और अगर आप ये सेटिस्फाई नहीं करोगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी कैलकुलेटेड एज पर दी वैल्यूएशन रूल्स। ठीक है। अब अगर मैं वैल्यूएशन रूल्स की बात करूं तो टू बी स्पेसिफिकली स्पीकिंग एंड टू बी ऑनेस्ट इंटर लेवल पर वैल्यूएशन रूल्स को डिटेल में पढ़ना या पढ़ना एज सच जरूरी नहीं है, बट हमें वैल्यूएशन रूल्स के बारे में लिटिल बिट और थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए। सो वैल्यूएशन रूल्स क्या कहते हैं? What does our valuation rules tell us? So there are various valuation rules. I will not write the rule number here directly so that आपको confusion ना होवे, but कुछ rules ऐसे हैं जो कहते हैं identifying value of supply if transaction is in between related parties. मतलब सप्लायर एंड रिसिपिएंट अगर रिलेटेड पार्टीज रहेंगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एक रूल है। एक रूल है वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन। मतलब जहां पे सेल्स प्राइस अगर वो सोल कंसिडरेशन नहीं है तो वैल्यूएशन कैसे करेंगे, उसका एक रूल है। वी हैव वन रूल जिसको हम कहते हैं कॉस्ट प्लस मार्कअप, या फिर वी कैन से कॉस्ट प्लस सर्टेन परसेंट ऐड करते हैं, वो भी एक रूल है। वी हैव एनी अदर रूल और एनी अदर मेथड एज वेल फॉर वैल्यूएशन, राइट। अच्छा, यहां पर स्टोरी क्लोज नहीं होती है। देयर आर सम स्पेशल valuation rules for valuations in specific cases। ये भी है हमारे पास। ठीक है। और इतना ही नहीं, ये जो रूल्स हमने पढ़े, इन रूल्स के अंदर में भी देयर आर वेरियस सब रूल्स, जैसे कि ए बी सी डी करके, और उसे असेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई करना है। यहाँ पर भी कुछ रूल्स है जिनको असेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई करना है, जहाँ पे हम लेते हैं मार्केट वैल्यू, लेते हैं वैल्यू ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस, लेते हैं कॉस्ट प्लस मेथड, लेते हैं कुछ और भी लेते हैं। ये जो स्पेशल वैल्यूएशन रूल्स है, इसके अंदर में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रूल्स है। जैसे कि अगर आप एयर ट्रैवल एजेंट हो तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रूल है। अगर आप बैंकिंग कंपनी और फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करते हो या कन्वर्ट करते हो, उसके लिए अलग रूल है। लॉटरी के लिए एक अलग रूल है। सेकंड हैंड गुड्स या फिर प्री यूज्ड गुड्स अगर आप सेल करते हो तो उसके लिए एक अलग रूल है। प्लस वो जो हमने स्टार्टिंग में इनिशियली पढ़ा था कि व्हेन वैल्यू इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस या इंक्लूजिंग ऑफ टैक्सेस है, उसके लिए भी एक रूल है जो स्पेसिफिक एक सेपरेट रूल ही है, इस लिस्ट में उसको ऐड कर सकते हैं हम। सो दैट सो ऑन एंड सो फोर्थ, देयर आर सम वैल्यूएशन रूल्स एज वेल, but at this level, at the inter level, we are not supposed to go in detail or in depth in these valuation rules. So what we will be doing, ये जो valuation rules है इसके ऊपर हम discussions और छोटे मोटे practical questions based on the examination and previous trend हम करेंगे। but once we are done with the entire GST, or alternatively we can discuss these rules in the live sessions as well। जब हमारे live sessions होंगे on this particular chapter और for query discussion, हम उस समय में भी या उस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी इन वैल्यूएशन रूल्स के ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। ये इतना मैंने अभी वैल्यूएशन रूल्स के बारे में क्यों बताया, जब हम डिस्कस तो बाद में ही करने वाले हैं। आप में से कुछ लोग मॉड्यूल पढ़ रहे होंगे, अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट टू यू, यू शुड रीड इट। उसमें वैल्यूएशन रूल्स के बारे में 1 या 2 पेजेस में या 3 पेजेस में उन्होंने सब कुछ बंडल अप कर दिया है, राइट। बट इतने छोटे से कंटेंट में या इतने लेस नंबर ऑफ पेजेस में उसको कंप्लीट करना या अंडरस्टैंड करना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है।
तो अगर आप उन्हें पढ़ोगे तो आपको क्वेरी आ सकती है कि सर ये रूल्स तो है, इनका क्या करें, इनको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, इनके ऊपर फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फॉर द टाइम बिंग इफ यू आर रीडिंग, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, कुछ समझा या पूरा समझा तो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी नहीं समझा तो भी चिंता नहीं करना, टेंशन नहीं लेना, आगे बढ़ते रहने का, सही समय पर हम उसको देखने वाले भी है। अगर आप देखोगे इंटर लेवल का इनडायरेक्ट टैक्स एंड फाइनल लेवल का इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज रहेंगी, बिकॉज जीएसटी तो वही लॉ है ना, राइट। बट देयर आर सम स्पेसिफिक टॉपिक्स दोज आर टू बी डिस्कस्ड एट द फाइनल लेवल, और उन स्पेसिफिक टॉपिक्स में वैल्यूएशन रूल्स करके एक टॉपिक आता है। बट वी हैव कॉमन एग्जांपल्स, वी हैव कॉमन क्वेश्चंस, वी हैव कॉमन प्रोविजंस, सो कॉमन कंटेंट, तो उसमें वैल्यूएशन रूल्स भी हमें थोड़ा बहुत पढ़ने की जरूरत रहेगी। वी आर सपोज टू रीड एटलीस्ट समथिंग अबाउट द वैल्यूएशन रूल्स। बट अभी हम उसके ऊपर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करते हुए हम फॉर द टाइम बिंग उसे एक साइड में रखेंगे और अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, एक बार क्विकली अगर हम देखना चाहे वैल्यू ऑफ सप्लाई को, इट विल बी बेटर फॉर अस इफ वी क्विकली गो थ्रू विद द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या देखा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वैल्यू ऑफ सप्लाई में अगर कोई भी अमाउंट पे जीएसटी चार्ज नहीं किया, इवन दो इट वाज रिक्वायर्ड, या फिर जीएसटी चार्ज कम किया, मींस बिलो किया, बिलो और लेस देन द एप्लीकेबल रेट, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो हमने ये पढ़ा कि whenever supplier fails to charge GST though required, or GST is charged at a rate less than applicable rate, देन हम ये मान के चलते हैं कि पूरा ट्रांजैक्शन जो है आपका इट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, यानी जो भी अमाउंट आपने रिसीव किया या चार्ज किया इसमें हमारा टैक्स भी इंक्लूडेड है। और ऐसे केस में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है या बेस वैल्यू होते हैं उसे हम 100 पकड़ते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं जो भी जीएसटी का रेट है। अगर 10 है तो 10 ऐड करेंगे, 15 है तो 15 ऐड करेंगे, 18 है तो 18 ऐड करेंगे, वॉट एवर द रेट वी ऐड, एंड वी कंसिडर दैट इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी वैल्यू विल बी 110 और 115 और 118 एज द केस में बी, एज द केस में बी। फिर इसके ऊपर हमने बेस्ड ऑन दिस हम लोगों ने एग्जांपल 1 किया, जहां पर हमने देखा था कि फेल्ड टू चार्ज जीएसटी था, तो उस जीएसटी वाज रिक्वायर्ड और जीएसटी वाज सपोज टू बी चार्ज, लेकिन चार्ज नहीं किया था, तो हमने उस अमाउंट में से बेस वैल्यू अलग किया और जीएसटी अलग किया। एग्जाम्पल 2 में हमने देखा कि जीएसटी चार्ज लेस किया, एक्चुअल रेट 15 होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे चार्ज सिर्फ 10 किया, तो बेस्ड ऑन दिस हमने बेस वैल्यू अलग किया और जीएसटी अलग किया। एग्जाम्पल 3 में हमने देखा कि क्या होगा कि अगर सीजीएसटी का रेट अलग दिया और एसजीएसटी का रेट अलग दिया, तो आप अकॉर्डिंगली उसका ब्रेकअप निकाल कर उसका अलग अलग सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग दिखा सकते हो, आपने दिखाना चाहिए। एग्जाम्पल 4 में देखा कि आपने जीएसटी एक्सेस कलेक्ट किया, मतलब यू कलेक्टेड 20% बट एक्चुअल में नीड थी सिर्फ 18% की, सो इन दिस केस आपने गलत तो किया है, उसमें तो कोई शक है नहीं। बट आप ये कर सकते हो कि आपने अगर एक्सेस कलेक्ट किया तो या तो एक्सेस जो जीएसटी आपने कलेक्ट किया वो कस्टमर को रिटर्न कर दो, या फिर पूरा का पूरा जीएसटी गवर्नमेंट के अकाउंट में और गवर्नमेंट के ट्रेजरी में डिपॉजिट कर दीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट पे हमने ये देखा, जहां पर हमने समझने की कोशिश किया कि इंक्लूसिव वाला दिया रहेगा तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और इसका ट्रीटमेंट हमने वो एक एडवर्टाइजर वाला जो क्वेश्चन था जहाँ पे पेनल्टी रिसीव किया गया था, वहां पर हमने एक्चुअल में उसका या इस पर्टिकुलर प्रोविजन का यूसेज भी किया है। Thereafter we tried to understand the value of supply under section 15। हमने ये देखा कि वो जो लिस्ट है जहाँ पे हम सेक्शन नंबर्स याद करने की कोशिश कर रहे हैं, उस लिस्ट में आप ये नाम भी ऐड करोगे। अब टॉपिक अगर निकला ही है तो मैं एक बार बता दूं कि कौन से सेक्शन नंबर्स मैंने आपको याद रखने के लिए कहे हैं, राइट। लेट मी टेल यू दिस फैक्ट। तो मैंने एक सबसे पहले आपको कहा है कि आप सप्लाई का सेक्शन याद रखो, तो मैंने आपको जो जो सेक्शन नंबर्स याद रखने के लिए कहे हैं उनकी एक बार मैं लिस्ट आपको दिखा देता हूँ या बता देता हूँ, सो दैट इट विल बी easier फॉर ऑल ऑफ अस टू डील विद दिस।
तो एक तो मैंने आपको सप्लाई का सेक्शन याद रखने के लिए कहा है, राइट, जो भी उसका सेक्शन है। दूसरा शेड्यूल 1 किस चीज का है, शेड्यूल 2 किस चीज का है, शेड्यूल 3 किस चीज का, ये भी आपको याद रखने के लिए कहा है। कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई आपको याद रखने के लिए कहा है। टॉस ऑफ गुड्स का सेक्शन मैंने आपको याद रखने के लिए कहा है। टॉस ऑफ सर्विसेज का सेक्शन आपको याद रखने के लिए कहा है। चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स का सेक्शन आपको याद रखने के लिए कहा है। देन इनवॉइसिंग का इशू करने का जो सेक्शन 31 है वो आपको याद रखने के लिए कहा है। और ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का जो ट्रांजैक्शन वैल्यू का सेक्शन है आपको याद रखने के लिए, ये याद रखने के लिए कहा है अभी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अभी तक टोटल 10 सेक्शंस मैंने आपको, या 10 रूल्स और शेड्यूल नंबर्स कंबाइन टुगेदर मैंने आपको याद रखने के लिए कहा है। ये आपको याद रखना जरूरी है। मैं आपको याद दिला दूं, रिपीट करा दूं कि एंटायर जीएसटी पढ़ते समय 25 और 22 टू 25 अप्रोक्सीमेटली आपको ये मैं सेक्शन नंबर्स और शेड्यूल नंबर्स याद रखने के लिए होगा। अगर आप ये याद रखोगे तो बहुत ब्राइट चांसेस है कि इसी में से कोई क्वेश्चन आएगा। एनीवेज, इसमें आगे बढ़ते हैं तो हमने कहा था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 इट विल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू, बराबर है। लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू क्लेम करने की दो कंडीशन है, कंडीशंस एंड वाली है, मतलब दिस कंडीशन 1 प्लस कंडीशन 2, बोथ ऑफ दिस कंडीशंस हैव टू बी सैटिस्फाइड। ये दोनों की दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहला हमने कहा दैट ट्रांजैक्शन शुड बी बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज, मतलब सप्लायर एंड रिसिपिएंट शुड बी अनरिलेटेड पार्टीज एंड प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। अगर आप ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करोगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि दैट दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू में ये ABCDE ऐसी कुछ चीजें इंक्लूड होती है। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस which is charged under any law other than GST law। मतलब अगर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस के अंदर GST लॉ के अंदर का कोई टैक्स अगर चार्ज होता है तो उसे हम ट्रांजैक्शन वैल्यू में या वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे, जिसका हमने मेंशन एक्सक्लूजन्स में अलग से सेपरेटली कर दिया है। वी सेड दैट CGST, SGST, IGST और compensation cess or any other kind of taxes which is charged under the GST law is not to be included in the transaction value. In other words, it is to be excluded from the transaction value. Then हमने पढ़ा कि any kind of amount paid to third parties on behalf of supplier, अगर recipient ने supplier के behalf पे third party को अगर कुछ amount paid किया है, it is also to be added in the transaction value. Then we add any kind of incidental expenses such as packing, commission, charges, और अभी जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़ा स्पेसिफिक और स्पेशल टेस्टिंग चार्जेस एक्सेट्रा आर टू बी एडेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। देन वी अंडरस्टूड इंटरेस्ट और पेनल्टीज फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अगर कोई भी आपका ने जितना क्रेडिट पीरियड दिया है, अगर उस क्रेडिट पीरियड को एक्सीड कर दिया किसी रिसिपिएंट ने, उसका अगर आपने इंटरेस्ट और पेनल्टी चार्ज किया, इट इज ऑल्सो टू बी एडेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू बट नॉट द नोशनल इंटरेस्ट, जो कि हमने अभी एक क्वेश्चन में पढ़ा है जहां पे हमने देखा था कि notional interest is not to be added. Similarly, subsidies, those are linked to price but not given by central government and state government are to be added in the transaction value. मतलब exclude क्या करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है तो उसको एक्सक्लूड करना है, और सब्सिडीज नॉट लिंक टू प्राइस इसे भी एक्सक्लूड करना है। ये सारी ये सारी कंटेंट या चीजों के ऊपर हमने एग्जाम्पल कंसिडरेशन वही इस वर्ड का जब डेफिनेशन पढ़ा था तब देख लिया था, and you were supposed to go through the definition of consideration as well. फिर हमने देखा कि डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में एक्सक्लूड करने के लिए डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक तो डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई। सो वन इज डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ और बिफोर सप्लाई एंड अनदर वन इज डिस्काउंट विच इज गिवन आफ्टर सप्लाई। जो डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ और बिफोर सप्लाई दिया जाता है उसे अगर रिड्यूस करना है या उससे अगर एक्सक्लूड करना है फ्रॉम ट्रांजैक्शन वैल्यू, उसकी एक ही कंडीशन है दैट इट शुड बी शोन और मेंशन्ड और इंडिकेटेड इन द इनवॉइस। और अगर आफ्टर सप्लाई अगर डिस्काउंट दिया जाएगा तो उसे लेस करने की तीन कंडीशंस है। पहला, इट शुड बी नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और इट शुड बी एज पर द एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई।
इट शुड बी वर्कड आउट और कैलकुलेटेड इनवॉइस वाइज, मतलब इनवॉइस टू इनवॉइस इसको आपको लिंक करना है, प्लस प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज रिवर्स बाय द रिसिपिएंट। सो अगर हम देखते हैं तो इसमें आपके दोनों टाइप के या तीनों टाइप के डिस्काउंट्स के बारे में हम बात करते हैं, चाहे वो आपका ट्रेड डिस्काउंट हो या फिर आपका वो कैश डिस्काउंट हो, या फिर कोई अदर डिस्काउंट हो, जैसे कि प्राइमरी डिस्काउंट, सेकेंडरी डिस्काउंट एक्सेट्रा, अलग अलग नाम से बिजनेस में डिस्काउंट के टर्म्स यूज किए जाते हैं, आपको उसमें पढ़ना नहीं है। इन सब के लिए डीलिंग अगर आपको करना है तो वो की जाएगी बेस्ड ऑन दिस डिस्काउंट व्हाट वी हैव जस्ट स्टडीड एंड प्रैक्टिस इन दी क्वेश्चंस। देन ये डिस्काउंट के ऊपर जो तीनों कंडीशन है उनको अप्लाई करने के अप्लाई कैसे करेंगे या उन्हें इंटरप्रेट कैसे करेंगे, उसका हमने एग्जाम्पल पढ़ा बॉल्स के हिसाब से, राइट। और साथ में हमने ये भी देखा कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, यानी कि ट्रांजैक्शन इज नॉट बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज और प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, ऐसी अगर कोई सिचुएशन आती है तो हम वैल्यूएशन रूल्स अप्लाई करेंगे। उसके ऊपर क्या है कैसे है डिटेल में हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं। साथ में अलॉन्ग विद दिस हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जैसे कि ये क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व किया जहाँ पे हमने टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाला और हमने कहा कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए पूछा जाना चाहिए। तो उसमें लिस्ट प्राइस है, म्युनिसिपल टैक्सेस है, जीएसटी है, पैकिंग चार्जेस है, सब्सिडी है एनजीओ के द्वारा, डिस्काउंट भी है। फिर इसके हमने ये नोट्स भी लिखी, हमने ये जाना, ये लिखा, ये समझा कि नोट्स लिखना इंपॉर्टेंट है। आप जो भी प्रोविजन अप्लाई कर रहे हो, जितना भी सोच रहे हो, उन सब के आपको नोट्स लिखना जरूरी है, नेसेसरी है, सो दैट आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। देन हमने एक और क्वेश्चन किया जहाँ पे सर्विस चार्जेस थे, रिसिपिएंट सप्लायर के ब्याह पे कुछ लाइबिलिटी पे कर रहा था, इंटरेस्ट भी था डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के लिए, और इंटरेस्ट अगर है तो हमने ये समझा कि जब भी इंटरेस्ट और पेनल्टी लाइक दिस रिसीव किया जाएगा तो हमें मानना है कि इट इज इंक्लूडिंग ऑफ टैक्सेस, और बैक कैलकुलेशन और रिवर्स कैलकुलेशन करके हमें उसका टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, और इसकी हमने अप्रोप्रिएट नोट्स भी लिखी। अब अगर इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा और वेटेज वाइज बढ़ाना है या इसमें कुछ और नई चीजें देने की हमने कोशिश करनी है, तो वो क्या करेगा, ये जो 1 एंड 2 जो हमने अभी डिस्कस किया, इसमें वो एक क्वेश्चन में एक लाइन ऐड कर देगा। क्या करेगा, ऐड जीएसटी रेट आपको दे देगा। सो मान लेते कहा कि जीएसटी रेट इज 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी, ऐसा आपको बोला गया है, और आपको आगे बोलेगा कैलकुलेट टैक्स या फिर जीएसटी। मतलब इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा मुझे एक्सटेंड करना है तो कैलकुलेट टैक्स और जीएसटी बोल देगा, और अगर वो अगर आपको एक्सटेंड करने के लिए बोला तो जैसे आपको सीजीएसटी का रेट 9% दिया है और एसजीएसटी का रेट भी 9% दिया है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 5,70,000 हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई आया था, इंटू 9% अगर हम करेंगे तो वो आएगा 51,300 सीजीएसटी और 51,300 एसजीएसटी, और दोनों का अगर हम टोटल करें इट विल बी 1,02,600 आपका जीएसटी रहेगा। ठीक है, ये भी लिखना पड़ेगा। अगर जीएसटी रेट पूछा गया और आपको टैक्स भी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, एंड इफ अगर आप सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करके आओगे तो आपका 1 या 2 मार्क्स कट हो जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जहां पर भी टैक्स का रेट दिया एंड टैक्स कैलकुलेशंस भी करने के लिए बोला है, तो आपको अप्रोप्रिएट वे में या आराम से वो टैक्स के कैलकुलेशंस भी करने चाहिए। देन हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया जिनके आंसर्स आपको ढूंढने हैं, है ना। वैसे हमने डिस्कस करते समय उनके आंसर्स लगभग आपको बताए हैं, बट यू आर एबल टू फाइंड इट आउट। फिर हमने कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी किए जहाँ पे क्या होना चाहिए प्रोविजन, असेसी यानी सप्लायर क्या कर रहा है, वो उसने करेक्ट किया या इनकरेक्ट किया वो देखा, राइट। फिर अगर डोनेशंस मिल रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी हमने वो भी देखा।
देन हमने ये नोशनल इंटरेस्ट वाला व्यू भी देखा, और लास्ट में ये डिस्काउंट के ऊपर जो एडिशनल डिस्काउंट है या डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई है उसके ऊपर भी हमने डिस्कशंस किए। अब इसके बाद हैविंग सेड दैट, और यहाँ तक अगर हमने पढ़ लिया है तो अब क्या है हमारा, अब आगे बढ़ने से पहले बिफोर यू स्टार्ट विद द नेक्स्ट वीडियो और अगला चैप्टर आप शुरू करो उसके पहले फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, मैंडेटरीली you have to revise entire GST जो भी हमने पढ़ा है टिल नाउ। अभी तक हमने जितना भी GST पढ़ा है आपको वो पूरा का पूरा रिवाइज करना है फर्स्ट, क्योंकि हमने प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस वगैरह भी देखे हैं, सबके ऊपर वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 15 मार्क्स पेपर इन अवर एग्जामिनेशन, जो कि काफ़ी बड़ा पोर्शन है 15%। अगर आप ये रिवाइज नहीं करोगे और इफ़ यू फेल टू रिवाइज तो आप लोगों को याद आना कम होगा या इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो रिवाइज करना इज नेसेसरी, आप उसको अप्रोप्रिएट वे में रिवाइज करो। अब व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट, अभी हमारा अगला पॉइंट ऑफ स्टडी क्या रहेगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी। हम अगला क्या पढ़ने वाले हैं, एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी। अब ये जब एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी हम लोग जब पढ़ने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इसमें कई सारे जगह पर ऐसे कुछ थंब रूल्स रहेंगे या ऐसे कुछ प्रोविजंस रहेंगी जो आपको रट्टा मारनी पड़ेगी, जो आपको क्या करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। जैसे मैं बोल दूंगा कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 एक्टिविटीज एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट है मतलब क्या है, उसके ऊपर आपको जीएसटी चार्ज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, नो नेसेसिटी। अब मैंने तो कह दिया कि एग्जेम्प्ट है, एक्सप्लेन भी कर दिया, प्रैक्टिकल भी कर लिया, बट उसे याद किसको रखना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा। सो दे हैव टू बी लर्न और मेमोराइज्ड और रट्टामाइज्ड बाय यू। तो उसे रट्टा मारने के लिए यू शुड बी रेडी और यू शुड बी कैपेबल टू रट्टामाइज इट फर्स्ट। दूसरा, जब आप एग्जेम्पशंस पढ़ना शुरू करोगे तो यू मे फाइंड इट अ मोनोटोनस जॉब कि पढ़े जा रहे चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा, ये होगा। बट एग्जेम्पशन का हर एक वीडियो आपको पहले 2 बार सिर्फ देखना है, 2 times यू हैव टू जस्ट वॉच इट एंड देयर आफ्टर आपको थर्ड रीडिंग में आपको उसका नोटिंग्स वगैरह करना शुरू करना है। मैं 2 times क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक इट श्योर कि आपने वो एग्जाम्पशंस को अच्छे से समझा है और एब्जॉर्ब किया है, ठीक है ना। और एग्जाम्पशंस ये जो चैप्टर है इसका वेटेज पूरे पेपर में आपको कहीं ना कहीं पर दिखेगा ही दिखेगा। ऐसी कोई एग्जाम नहीं जाएगी या अभी तक नहीं हुई है जिसमें एग्जाम्पशंस के ऊपर सवाल आए नहीं हो। हर एग्जाम में एग्जाम्पशन के ऊपर कुछ ना कुछ सवाल होते ही होते हैं। ये इंट्रोडक्शन आपको अभी भी दे दिया सो दैट यू फिनिश अप द जीएसटी पोर्शन व्हाट एवर वी हैव स्टडीड, और उसके बाद एक डेडिकेटेड वे में एग्जाम्पशंस को आप शुरू करने के लिए रेडी हो। तो इस नोट पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।